बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। अभी तक हमने अपने लेसन्स में समझा कि प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रशासन के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझा। हमने जाना कि प्रशासन एक गतिविधि है जो उद्देश्य पूर्ति के लिए व्यक्तियों और संसाधनों के संगठन के माध्यम से कार्य करती है। हमने उसके आगे पढ़ा कि लोक प्रशासन क्या है। जब प्रशासन कानून को स्थापित करने के लिए या लोक नीति को रूप देने के लिए अथवा उसे स्थापित करने के लिए कार्य करता है, कानून के दायरे में कार्य करता है, निर्वैयक्तिक तरीके से लाभ पहुंचाता है, जनता को लाभ देने के लिए कार्य करता है, तो हम उसे लोक प्रशासन कहते हैं। हमने विभिन्न विद्वानों के परिभाषाओं को भी समझा। आज हम आते हैं इस बात पे कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। लोक प्रशासन की प्रकृति एवं स्वरूप के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। यह मुख्य रूप से इस प्रश्न पर आधारित है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, या वह दोनों ही है। कुछ विद्वानों ने इसे कला माना है और कुछ विद्वान इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह विज्ञान तो हो ही नहीं सकता। तो इस विवाद को, इस चर्चा को समझने के लिए हम पहले यह समझते हैं कि कला या विज्ञान, इसका अर्थ क्या है, यानी कला का अर्थ क्या है, क्या चीज है जिसे हम कला कह सकते हैं। तो जनरली कला का सामान्य अर्थ किसी कार्य के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके उसे कुशलता पूर्वक करना है। इसमें ज्ञान पक्ष की उतनी ही महत्ता और प्रधानता नहीं है जितनी क्रिया पक्ष की अथवा उसे करने की कुशलता की है। कला का अस्तित्व इसी विचार में निहित है कि वह जीवन के कितना निकट है अथवा जीवन के लिए कितना अधिक उपयोगी है। कला ने हमेशा जीवन के उच्चतर आदर्शों को अनुप्रेरित किया है। ग्लाडन लिखते हैं कि कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देती है। अतः कलाकार के लिए उस शास्त्र का विद्वान होने की अपेक्षा उस कार्य को करने में निपुण होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन का मत है कि वस्तुतः आज हम कला का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं वह किसी भी काम को सफाई से, सलीके से, अच्छे ढंग से, प्रभावकारी विधि से संपादित करना ही है। बात तो सभी करते हैं, हरिवंश राय बच्चन लिख रहे हैं बात कि बात तो सभी करते हैं, पर किसी किसी की बात करने के ढंग को देखकर हम कहते हैं कि उसे बात करने की कला आती है। हमारा आशय होता है कि उसके बात करने के ढंग में कुछ ऐसी चीज होती है जो मन को अच्छी लगती है, छूती है या उसे प्रभावित करती है। इसी प्रकार जब कोई कलाकार साधारण सी क्रिया को अपने अभ्यास और प्रतिभा के स्पर्श से ऐसा मोहक बना दे कि दिल की कली खिल उठे,
तो उसे कला कहा जाएगा। अस्तु, यानी कला में उपलब्धियों से अधिक क्षमताओं पर विशेष बल दिया जाता है, इसलिए कला में मानव की योग्यताओं को विशेष स्थान प्राप्त है। इस सब चर्चा में हम ये समझ रहे हैं कि कला विज्ञान के नियमों पर आधारित हो सकती है, उसमें नियम हो सकते हैं, लेकिन उसमें निपुणता पर, कुशलता पर बल है। अच्छा लगना, प्रभावी रूप से कार्य होना, कुशलता पूर्वक किसी कार्य को कर पाना, यह कला कहलाई जाती है और उसको करने वाले कलाकार कहलाया जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने भी जैसे बोला कि बात तो सभी कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी की बात करने के ढंग को देखकर हम ये कहते हैं कि उसे बात करने की कला आती है। भाषण तो अनेक लोग देते हैं, लेकिन भाषण को प्रभावी रूप से देवाना यह एक कला मानी जाती है, यह एक विज्ञान नहीं माना जाता। तो कला के अंदर प्रभाव पर अधिक महत्व है, निपुणता पर अधिक महत्व है। इससे आगे हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या लोक प्रशासन एक कला है? क्या हम लोक प्रशासन को कला कह सकते हैं? लोक प्रशासन को अनेक विद्वानों ने कला माना है। ब्रिटिश विचारक इसी मत के समर्थक हैं। ग्लैडन, जैसे ग्लैडन के अनुसार, ग्लैडन लिखते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, प्रशासन एक ऐसी विशिष्ट क्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान और तकनीक की आवश्यकता होती है। एल.डी. वाइट के शब्दों में मैं उनको कोट कर रहा हूँ, एल.डी. वाइट को, किसी प्रयोजन अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों को निर्देश देना, उनके कार्यों को समन्वय और नियंत्रण करना प्रशासन की कला है। इसमें इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा, अध्यापन आदि प्रत्येक पेशे की प्रवीणता अपेक्षित है। यानी इयन ग्लैडन, क्या एल.डी. वाइट कह रहे हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को निर्देश देना, उनके कार्यों को समन्वय और नियंत्रण करना प्रशासन की कला है। यानी डायरेक्शन देना, उनको समन्वय करना, निर्देशित करना, यह एक कला है। यानी किसी को किसी दूसरे से उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करवा पाना एक कला मानी गई है वाइट के अनुसार। भाई हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराने में सक्षम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी से भी कोई भी कार्य करवा पाते हैं, तो यह इसलिए एक कला मानी गई है एल.डी. वाइट के शब्दों में। अब लोक प्रशासन को कला मानने का प्रमुख कारण इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। जिस प्रकार संगीत, नृत्य, खेल आदि कलाओं में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए इस एक विशेष प्रशिक्षण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कुशल प्रशासक बनने और उसकी दक्षता पाने के लिए समुचित प्रशिक्षण एवं दीर्घकालीन अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए वर्तमान समय में कुशल प्रशासक तैयार करने के लिए सभी सरकारें प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करती है। हम देखते हैं हर सरकार के अंदर प्रशासकों के चयन किया जाता है, उसकी एक व्यवस्था है। उसमें हालांकि यह देखा जाता है वैज्ञानिक तरीके से कि उसकी योग्यता क्या है, योग्यताओं के मापदंड तय होते हैं और मापदंड बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से देखे जाते हैं कि जो कार्य उनसे अपेक्षित है, जब वो आएंगे सरकारी नौकरी में, तो वो क्या कार्य, कितनी ज्ञान,
कितनी कुशलता कौशल उनके पास होना चाहिए, वह एक वैज्ञानिक तरीके से स्थापित रहता है। उनकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेने के बाद हम ये तो तय कर पाते हैं कि उनमें कौशल कितना है उस विषय वस्तु का, जिस विषय वस्तु से संबंधित वो कार्य करेंगे। लेकिन उसके पश्चात भी एक उच्च पदों के लिए, मध्य पदों के लिए भी कई बार, निम्न पदों के लिए ये बात लागू नहीं होती, लेकिन उच्च पदों के लिए एक इंटरव्यू भी होता है। और जो उनकी परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर भी यह चीज, उनका कौशल ज्ञान जानने के लिए कोशिश की जाती है कि उनका मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है, उनकी आईक्यू कैसी है, वो संवेदनशील हैं या नहीं है, उनमें निपुणता कितनी है, समाज के बारे में जानकारी और उसको समझ कितनी है, सहिष्णुता कितनी है। इन बातों को देखने का कारण क्यों बना? यह इसलिए ही बना कि हम जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सरकार में प्रशासक के रूप में आएगा, उसमें प्रशासक में पाए जाने वाली कला है, उसके ट्रेड्स हैं, या उसमें वो प्रशिक्षण से हम डाल भी सकते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति अगर क्रूर है, संवेदनहीन है, तो हम उसको क्या प्रशिक्षित कर पाएंगे कि वो संवेदनशीलता से जनहित में कार्य कर सके? मुश्किल है। इसलिए हम सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम पे ही हम कोशिश करते हैं। तो यह कोशिश इसलिए ही है कि हम उसको बाद में ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग तो इस बात की दी जा सकती है, प्रशिक्षण तो इस बात का दिया जा सकता है कि उसे क्या कार्य करने हैं, कहाँ करने हैं, क्या उसके तरीके होंगे, वैज्ञानिक क्या तरीके होंगे, लेकिन क्या उसमें वो कला जो एक प्रशासक में होनी चाहिए किसी से कार्य करवा पाने की। और उसके अंदर हमारे अभी हम आगे जो थिंकर्स बढ़ेंगे, हम जब प्रशासन को आगे बढ़ेंगे, लोक प्रशासन को, और उस प्रशासन के संगठन के विभिन्न आयामों को बढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि उसके अंदर ऐसी बातें हैं जो कला से जुड़ती हैं, जो विज्ञान से नहीं, कला से अधिक जुड़ती हैं। मैं आऊंगा उन बातों पे अपने आगे वाले लेसन के अंदर। अभी मैं यही दोहराना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में कुशल प्रशासक तैयार करने के लिए सभी सरकारें प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करती है। दूसरी बात, प्रशासन के कला होने के सिद्धांत को प्राचीन समय से स्वीकार किया जाता रहा है। सुकरात और प्लेटो ने इसका समर्थन किया था। सुकरात प्रशासन को कला मानते हुए उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक मानता था। प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासकों को प्रशासन की कला सिखाने के लिए 35 वर्ष की आयु तक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इससे स्पष्ट है कि लोक प्रशासन एक विशेष प्रकार की कला है। हम व्यक्तियों के चयन के अंदर उसकी निपुणता पे भी गौर करते हैं, प्रशासक के रूप में निपुणता। और आजकल धीरे धीरे हम मैनेजमेंट प्रबंधन के सिद्धांतों के अंदर ह्यूमन बिहेवियर, व्यवहारवाद की जब बात करते हैं, तो हम कला की ओर झुकाव इंगित कर रहे हैं। तो प्रशासन के अंदर हम ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों की जब बातें करते हैं, तो वो हम कला के मूल्यों, कला की महत्व को इंगित कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अपनी इस चर्चा के अंदर कि लोक प्रशासन को हम काफी हद तक हम कला के रूप में देख सकते हैं, हम कला का एक भाग मान सकते हैं। अपनी अगली चर्चा के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है, या कतई हम उसे विज्ञान नहीं कह सकते। हमने आज देखा कि कला तो हम कह सकते हैं, लोक प्रशासन एक कला जरूर है। तो अब हम देखते हैं कि क्या उसे हम विज्ञान भी कह पाएंगे। हम अगली चर्चा में इस बात पे
गौर करें।